जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आने वाले टाइम में आपका एनटीपीसी में एग्जाम है तो यह उसके लिए तो बहुत ही खास है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है। आपसे पूछा है कि कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार के साइड मिरर में यह दर्पण विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है जिससे चालक को अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें बनी छवि जो होती है आभासी, सीधी और छोटी होती है, लेकिन यह देखने के लिए उपयुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप पूछा गया प्रश्न है सीबीटी 2 एनटीपीसी में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रासियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पटाखों में स्ट्रासियम या उसकी लवण जैसे स्ट्रासियम नाइट्रेट का प्रयोग चमकदार लाल रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं। तो पटाखों में लाल रंग स्ट्रासियम का प्रयोग करते हैं। अगर पीला रंग की बात करें तो पीला रंग जो निकलता है वो सोडियम का कलर निकलता है। हरा रंग की बात करें तो हरा रंग निकालने के लिए हमें पटाखों में बेरियम प्रयोग करते हैं। और नीला रंग का प्रयोग जो होता है, नीला रंग निकालने के लिए वो कॉपर का प्रयोग करते हैं। चमकदार सफेद फ्लेश के लिए मैग्नीशियम या एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, C6H12O6। यह जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। यह एक मोनोसैकेराइड शुगर है या प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है और शरीर में यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण आपको रासायनिक सूत्र बताते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो MgO है। अब अगर यहीं आपसे पूछ लेता सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaSCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। अगर यहीं आपसे पूछ लेता कि एसिटिक एसिड यानी कि सिरका रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3COOH है। बाकी सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सुक्रोज का जो रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन सी जो है वह हो जाता है, C12H22 और O11 जो है सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग है। आपसे पूछा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल नोड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग जो है सेंट्रल नोड है। सेंट्रल नोड या इसे ऐसे नोड भी बोलते हैं को हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, या दाहिनी अलिंद्र की दीवार में स्थित होता है, या इलेक्ट्रिकल संकेत उत्पन्न करता है जिससे हृदय नियमित रूप से संकुचित होता है जिससे धड़कन उत्पन्न होती है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम है। या पाचन, विषहरण और पित्त रस निर्माण जैसी कई महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेता है, या दोहरा कार्य करता है, ग्रंथ के रूप में भी और अंग के रूप में भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा तत्व जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए बताइए क्या है राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जिसका प्रतीक होता है Br। Br इसका प्रतीक है।
एकमात्र ऐसा अधातु है जो सामान्य तापमान और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब इसे बहुत ठंडा किया जाता है तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसका स्वरूप धातु जैसा चमकीला दिखाई देता है। हालांकि यह धातु नहीं है, लेकिन धातु जैसा दिखता जरूर है। इसका प्रतीक अभी हम लोग बताएं Br और इसका परमाणु संख्या जो है 35 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपसे पूछा है कि मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर के सामान्य तापमान। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक औसत तापमान है जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्य स्थितियों में पाया जाता है। अगर अधिक तापमान होगा तो व्यक्ति को बुखार होगा और तापमान कम है तो हाइपोथर्मिया की समस्या है। तापमान मापन जो होता है वह थर्मामीटर से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में कैसी जुड़ी होती है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की दो श्रृंखलाएं डबल हेलिक्स संरचना से जुड़ी होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से नाइट्रोजनी बेस जैसे कि एडेनिन जो है थाइमिन और गुआनिन जो है साइटोसिन के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती हैं। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था। आपसे पूछा है कि पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोरेनसन जो है पीएच स्केल का निर्माण किया था। इन्होंने पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन ने किया था। ये जो है यह डेनमार्क के साइंटिस्ट थे और इन्होंने वर्ष 1909 में इसका पता लगाया था। पीएच क्या है, तो पीएच का जो अर्थ होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है या पावर ऑफ हाइड्रोजन। या स्केल यह मापने के लिए होती है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय या न्यूट्रल। इसको नापा कैसे जाता है, तो यह 0 से 14 इसका मीटर होता है और अगर 0 से 6.9 तक है तो वह जो है वह अम्ल होगा और अगर 7 है तो वह न्यूट्रल होगा और अगर 7.1 से और अगर 14 तक पीएच वैल्यू है तो वह क्षारीय होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी N2O को हास्य गैस कहते हैं जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं या आमतौर पर हास्य गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस या एक रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है जो सांस लेने पर कुछ समय के लिए हंसी जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है और व्यक्ति को अवचेतन कर सकती है। यह गैस दंत चिकित्सा और सर्जरी में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। आपसे पूछा है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए जो प्रयोग में किया जाता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता जबकि दूर की वस्तुएं ठीक दिखाई देता है। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, दूरदृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता जबकि दूर की वस्तुएं ठीक दिखाई देता और इसके निवारण के लिए व्यक्ति जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मायोपिया जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें
व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, और इसके निवारण के लिए व्यक्ति का जो उपयोग करता है वह अवतल लेंस का प्रयोग किया करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे हल्की और सबसे प्रतिक्रियाशील हैलोजन है या बहुत तेजी से अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। इसका उपयोग टेफ्लॉन, फ्लोरीन, गैस, दंत चिकित्सा आदि में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। आपसे पूछा है कि टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिडाल टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट किया जाता है इसकी जांच के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए। बिडाल टेस्ट टाइफाइड एक बैक्टीरियल रोग है जो सोलेनेमा टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसकी पुष्टि के लिए डायगोनिस को जो मुख्य परीक्षण किया जाता है वह बिडाल टेस्ट होता है। बिडाल टेस्ट क्या करता है, तो यह रक्त परीक्षण शरीर में साइलोनोमेला टाइफी के खिलाफ बनने वाले एंटीबॉडीज को खोजता है। यदि ये एंटीबॉडीज रक्त में पाई जाती है तो व्यक्ति को टाइफाइड संक्रमण माना जाता है। टाइफाइड जो है जल जनित रोग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। आपसे पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध उस गुण को कहते हैं जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका मापन ओम में किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो वोल्ट जो है या विभवांतर की इकाई है, एम्पियर की बात करें तो या विद्युत धारा की इकाई है, और वाट की बात करें तो या विद्युत शक्ति की इकाई है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य के दांत जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुष्य के दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कृंतक जिसे इंसीजर बोलते हैं, सामने वाले ये दांत होते हैं तेज दांत और भोजन को काटने के लिए होते हैं। उसके बाद होता है आपका कैनाइन, जिसको बोलते हैं कैनाइन ही इंग्लिश में भी, नुकीले दांत होते हैं जो भोजन के फाड़ने के लिए होते हैं। फिर आता है आपका पूर्व दांत जिसे बोलते हैं प्रीमोलर्स या चबाने और पीसने के लिए होता है। उसके बाद आता है डांट जिसे बोलते हैं मोलर्स, बड़े और मजबूत दांत होते हैं भोजन को अच्छे से पीसने के लिए। वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या जो होती 32 होती, 16 ऊपर 16 नीचे। इनमें ये चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिस्टली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में की थी। ऑप्शन में अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन गैस की जो खोज की थी वह हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो नाइट्रोजन गैस का भी ध्यान रखिए, नाइट्रोजन गैस की खोज जो की थी डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। और ओजोन गैस की खोज क्या किसने की थी, तो ओजोन गैस की जो खोज की थी वह शॉन वाइन ने की थी। अमोनिया गैस का भी ध्यान रखिए क्योंकि अमोनिया और ऑक्सीजन गैस की जो खोज की थी वह जोसेफ प्रिस्टली ने ही की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। आपसे पूछा है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, अमोनिया जो है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। मछलियां जो है मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जित करती, इसलिए इन्हें एमोनोटैलिक जीव कहा जाता है। ये अमोनिया को सीधे जल यानी कि पानी में छोड़ देते हैं और या जल घुलकर नुकसान नहीं करती। यूरिक अम्ल कौन छोड़ते हैं, तो यूरिक अम्ल जो छोड़ते हैं वह सरीसृप पक्षियों में पाया जाता है, इसलिए इन्हें जो बोलते हैं वो यूरियोकोटिलिक बोलते हैं। इसके बाद आता है यूरिया कौन छोड़ते हैं, तो यूरिया जो छोड़ते हैं वह छोड़ते स्तनधारियों में पाया जाता है जैसे मनुष्य में, इन्हें इसलिए बोलते हैं यूरियोटोलिक इन्हें बोलते हैं। और अमीनो अम्ल जो है या उत्सर्जन नहीं बल्कि या प्रोटीन का घटक होता है।
तो ध्यान क्या रखना है, मछली जो होती है वो अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जित करती है, मनुष्य जो होता है यूरियोटेलिक होता है या यूरिया उत्सर्जित करता है, और पक्षियाँ जो होती हैं या यूरिकोटेलिक होता है या यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछा है कि एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घासों का अध्ययन किया जाता है। एगेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घासों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया है एगेस्ट्रोलॉजी के घासों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी में फसलों का अध्ययन किया जाता है। ऑलरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, ऑलरिकल्चर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हेमेटोलॉजी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी वह विज्ञान है जो रक्त बनाने वाले अंगों और रक्त संबंधी रोगों का अध्ययन करता है। बाकी ऑप्शन में दिया हेमेटोलॉजी, तो रक्त का अध्ययन हो जाएगा। सिस्मोलॉजी की बात करें तो सिस्मोलॉजी जो है भूकंप का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। ऑंकोलॉजी की बात करें तो ऑंकोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन इसमें करते हैं। इम्यूनोलॉजी ध्यान रखिए, इम्यूनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले पूछ सकते हैं। आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में कैसी जुड़ी होती हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में कैसी जुड़ी होती हैं, यह आपसे पूछा है। इसको डिटेल में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।